हाय फ्रेंड्स, चलो शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 6 की। देखिए, हम पेपर प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए, प्रैक्टिस पेपर 6 का पहला क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रामेटिकल एरर से दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखो, क्वेश्चन बन रहा है आपका, दिस इज नॉट सो एन इंटरेस्टिंग मूवी एज दैट वन। सेंटेंस में कहा कि दिस इज नॉट सो एन इंटरेस्टिंग मूवी एज दैट वन। आपको पता होना चाहिए जब सेंटेंस डिग्री में बनता है तो सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव जब भी सेंटेंस बनता है तो हम सो एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप पॉजिटिव डिग्री में जब आप सेंटेंस को जोड़ते हैं तो एक तो पॉजिटिव में क्या होता है, एज और एज होता है, और नेगेटिव जब बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, सो एज भी होता है और आप एज भी कह सकते हो। जब सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो एज भी सही होता है और नॉट सो एज भी सही होता है और नॉट एज भी सही होता है। ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए कि नोट के बाद में सो लिखा हुआ है और बाद में एज लिखा हुआ है, ये करेक्ट है। यदि यहां पर सो होता तो ये गलत हो जाता। जब हम कंजंक्शन पेयर इस तरह बनाते हैं तो सेकंड टाइम कभी भी इस तरह सो का इस्तेमाल है वो आप नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। एडवर्बियल में यूज किया जा सकता है इस तरह सो, लेकिन आप यहां पर एज ए कंजंक्शन के रूप में यहां पर एज सो को रिपीट है वो नहीं कर सकते, आपको एज का ही यूज है वो करना होता है। फिर बात आती है, फिर इसमें गलती कहां है सेंटेंस में। देखो, यहां क्या कर दिया, सो और सो के बाद में क्या किया है, एज। ध्यान देना, सो के बाद में जब आप कोई नाउन का इस्तेमाल करते हो, सो के बाद जब भी कोई नाउन आती है उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आर्टिकल का यूज जो होता है वो आपके एडजेक्टिव के बाद में करना पड़ेगा। आपको इसका यूज बाद में करना पड़ेगा। रूल क्या है, देखो समझना। देखो, जैसे हम कोई भी कोई भी फ्रेज बनाते हैं। देखो, फ्रेज मेकिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमें आर्टिकल का इस्तेमाल सबसे पहले करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब के बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं और एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आता है, नाउन आता है। इस तरीके से मान लो आपने कह दिया सेंटेंस की अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या है, यहां पर नाउन है। ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करती है। और ये जो डिटर्मिनर आप लगा रहे हो, जो आर्टिकल यहां लगा रहे हो, ये आर्टिकल आप किसके लिए लगा रहे हो, यहां पर नाउन के लिए, क्योंकि नो नाउन नो आर्टिकल। क्लियर है। तो आर्टिकल का इस्तेमाल आपने यहां पर किया उस नाउन के लिए। तो फ्रेज मेकिंग में सबसे पहले क्या आता है, आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आप एडवर्ब का यूज करते हो यदि जरूरत पड़े तो। उसके बाद आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो और हमें अंत में क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। तो ये इस तरीके से एक आपका फ्रेज बनता है। ठीक है ना। एक से ज्यादा वर्ड यदि मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स यदि जब मिलते हैं आपस में तो वो फ्रेज कहलाता है। यदि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है तो वो क्लोज कहलाता है। इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये क्लोज नहीं बल्कि एक फ्रेज है। तो ये फ्रेज की जो बनावट होती है उसके अंदर पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में नाउन होती है। क्लियर है। लेकिन क्या होता है, ये जो वर्ड हैं आपके, देखो वर्ड हैं आपके कौन से, हाउ, सो, एज और टू। जब हाउ, सो और एज और टू का जब इस्तेमाल करते हैं उस कंडीशन में इसकी सीक्वेंस ऐसे हो जाएगी कि पहले आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव के बाद आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको नाउन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको सीक्वेंस ये रखनी पड़ेगी। देखो, जैसे हम वॉट लिखते हैं, वॉट वाला सेंटेंस ये हाउ का है, जिस वॉट से लिखते हैं तब हमें ऐसा लिखना पड़ता है कि वॉट What a beautiful house। अब आपने सेंटेंस लिख दिया कि what a beautiful house। जब what का यूज करेंगे तो आर्टिकल आप एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं और उसके बाद में आप एडजेक्टिव लगाते हैं और फिर आप नाउन लगाते हैं। यहां ये तो सेंटेंस सही हो गया,
लेकिन वोट की जगह यदि मान लो आपने हाउ लिख दिया, तो हाउ लिखोगे तो आपको लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हाउ लिखोगे, हाउ में एडजेक्टिव को आपको पहले लिखना पड़ेगा, हाउ ब्यूटीफुल लिखोगे, उसके बाद आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, और आर्टिकल लिखने के बाद फिर आपको नाउन का इस्तेमाल करने का, आपको कहना पड़ेगा हाउ ब्यूटीफुल है हाउस। तो जब आप हाउ का इस्तेमाल करोगे तो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल लगाना है, और उसके बाद आपको नाउन यूज करनी होती है। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है। अब यही पैटर्न किस पे अप्लाई होगा, सो, एज और टू पर भी यही नियम आपका अप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि मान लो आपने कह दिया सो बिग हाउस, मान लो इस तरीके से कह दिया सो बिग हाउस एज, ठीक है ना, तो अब ये सेंटेंस आपका यहां पर गलत होगा, आपको इस तरह का होगा तो भी गलत है। अब यदि आपने ऐसे कह दिया सो बिग हाउस, आपने इस तरह बोला, तब भी ये गलत है क्योंकि आर्टिकल आपने पहले लगा दिया। सही क्या होगा, सो के बाद में आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव के बाद में आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नाउन लिखनी पड़ेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा सो बिग अ हाउस। क्लियर है? तो जब आप इसकी जगह सो लिखो, एज में भी इसी तरीके से होगा। एज लिखोगे तो आपको पहले एडजेक्टिव लिखनी पड़ेगी, एज वंडरफुल अ कार, इस तरह आपको एज लिख दिया, एज के बाद में एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल आएगा, और उसके बाद में आपको नाउन यूज करनी पड़ती है। तो एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस नाउन का इस्तेमाल आप करते हैं जब हाउ, सो, ठीक है ना, एज और टू से सेंटेंस आपका, इस फ्रेज आपका बनता है। क्लियर है? चलिए देखो, अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके क्वेश्चन में क्या था कि दिस इज नॉट सो एन इंटरेस्टिंग मूवी लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एन का इस्तेमाल आपको इंटरेस्टिंग के बाद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एन तो किसके कारण आया है, आई के कारण। आप भाई इन जो आपका वावल साउंड है इसकी वजह से आपने एन लिखा है, लेकिन आपने लिख दिया सो इंटरेस्टिंग मूवी, तो मूवी से पहले आर्टिकल लगाओगे तो हमें यहां पर आर्टिकल एन नहीं, यहां आर्टिकल लगाना पड़ेगा मूवी से पहले, और आपको लिखना पड़ेगा अ मूवी। क्लियर है? चलिए, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, गलती कौन से पार्ट में जा रही है कि दिस इज सो, ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एन इंटरेस्टिंग मूवी जो है ये आपका गलत होगा। इसकी जगह आपको इस तरह लिखना पड़ेगा कि सो इंटरेस्टिंग अ मूवी, सो इंटरेस्टिंग अ मूवी, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको क्या एडजेक्टिव पहले लिखना पड़ेगा और आर्टिकल आपको बाद में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी नाउन है वो आएगी। तो सो इंटरेस्टिंग अ मूवी। क्लियर है? चलिए, तो गलती कौन से पार्ट में जा रही है, सेकंड में। तो आप ध्यान रखें कि सो, एज, हाउ और टू के में जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले एडजेक्टिव आता है, फिर आर्टिकल आता है, और उसके बाद आपको नाउन का इस्तेमाल है वो करना होता है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सो एज के साथ या डिग्री के साथ आर्टिकल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था आपका। देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई डिडंट यू एज वेल एज योर एल्डर ब्रदर हैड अ बाइक। सेंटेंस देखना, क्या किया है आपने एज वेल एज का नियम पढ़ा होगा। एज वेल एज का नियम होता है कि इसके पहले जैसे जो भी सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का इस्तेमाल है वो करना होता है। ठीक है, सेंटेंस की वर्ब कौन है यहां पर, हैड है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब को इस्तेमाल तो करते हैं, यदि ऐसा देखा जाए तो एज वेल एज के पहले आने वाले यू के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब है वो हैड होनी चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड फॉर्म रख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यू के अकॉर्डिंग तो हैड ही होगा। यदि मान लो इसके ही या सी होता तब भी हैड होता, हैड तो सब में एक जैसा ही होता है। लेकिन आपने सेंटेंस कैसा बना रखा है, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब पहले ले लिए, इसका मतलब आपने यहां पर डिड लगाया। अब सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आपकी जो मेन वर्ब होती है उसके ऊपर इस सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता। यह सब्जेक्ट है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपने यहां पर क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? हाँ, हेल्पिंग वर्ब जो लगाई है वो जरूर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम आएगी। अब यहां आप यू लिखो, ही लिखो, सी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिड
डिड में तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड जब इसकी जगह डू और डज होता तो जरूर आप डजंट नहीं आप डोंट लिखते, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग आपको डोंट लिखना पड़ता, डजंट आप नहीं लिख सकते। लेकिन डिडंट तो क्या है, दोनों में ही सेम होता, यू लिखो, ही सी वगैरह कुछ भी, सिंगुलर प्लूरल या आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन कैसा भी रख सकते हो, उन सभी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिड ही लिखना पड़ेगा। और डिड का नियम होता है कि डिड के साथ में कभी भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते। डू डज और डिड का जब भी कभी इस्तेमाल करते हो, आपको पता होना चाहिए कि डू डज व डिड का इस्तेमाल जब भी कभी करते हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। कभी भी ध्यान रखना, डू डज और डिड के साथ सिंगुलर फॉर्म व आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है वो नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो भी कैसी होती है, प्लूरल होती है। क्लियर है? यदि इसी के अकॉर्डिंग, यदि हम डू डज और डिड के अकॉर्डिंग यदि मान लो हैव वर्ब का इस्तेमाल करें, यदि आपने डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ, यदि हम हैज और हैड की बात करें तो हैड आपकी सेकंड फॉर्म होती है और हैज होता है सिंगुलर। हैड सेकंड फॉर्म की वजह से नहीं आएगा और हैज सिंगुलर होना की वजह से नहीं आएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव। क्लियर है? तो कभी भी सेंटेंस में डू डज और डिड आता है तो उसके बाद आप कभी भी हैज व हैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है? हैज इसलिए क्योंकि सिंगुलर है, हैड इसलिए क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो आपको वहां पर हैव का ही इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है? चलो, सेंटेंस में कहीं भी कैसे भी आ जाओ, कहीं क्लॉज टेस्ट वगैरह में कहीं भी पूछा जाए, ध्यान रखना डू वर्ब के बाद हैव का इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा और हैज और हैड का इस्तेमाल नहीं होगा, हैव का इस्तेमाल होगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिडंट यू एज वेल एज योर ब्रदर हैड अ बाइक, तो गलती किस में जा रही है, हैड अ बाइक। या हैड अ बाइक की जगह आपको लिखना पड़ेगा हैव अ बाइक। क्या लिखोगे, हैव अ बाइक। तो यहां हैड की बजाय आपको हैव लिखना पड़ेगा। तो हैज आगे डू डज और डिड में से कुछ भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे आपको हैव ही लिखना होगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है आपका। फिल इन द ब्लैंक जितना हो सके उतना तैयार करिए, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, फिल इन द ब्लैंक आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप ले सकते हैं, एसएससी के, सीएचएसएल के जितने भी पेपर हुए हैं, एसएससी सीजीएल के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, विशेषकर बैंक पीओ के, बैंक पीओ बैंक क्लरिकल के एग्जाम्स जितने भी हुए हैं, विशेषकर बैंक पीओ के एग्जाम्स, उनको लीजिए और उनमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है उन्हें जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपके छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है ना, आपके वन फिलर वाले हो या टू फिलर्स वाले हो, इनको आप जरूर करें, क्योंकि यही आपके आगे बढ़ के क्लॉज टेस्ट में आपके काम आते हैं, क्लॉज टेस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चलिए यहां देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, अ कॉमन मैन इज नॉट फुली, फुली एडवर्ब हो गई, विद द क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लॉस। अब आपको क्या कहना पड़ेगा, फुली एक्यूज्ड। अब आपके कॉम्प्लेक्सिटीज के अकॉर्डिंग वो क्या है, आप कह रहे कि जो कानून है, कानून की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, कानून की जो जटिलता है, उसके प्रति एक जो कॉमन मैन होता है वो पूर्ण रूप से क्या नहीं होता है, दोषी नहीं होता है। दोषी का तो कोई मतलब नहीं है। वो रिजर्व्ड नहीं होता है, विपरीत करना या उल्टा नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। एब्यूज्ड, कोई प्रताड़ित तो होता नहीं है, उससे लॉ की जटिलता से प्रताड़ित थोड़ी होता है। अब लॉ की क्या होगा, लॉ की जटिलता से वो क्या होता है, कन्वर्स्ड। कन्वर्स्ड का मतलब होता है किसी बात का जानकार होना। आप कह रहे हो कि जो कानून की जो जटिलता है, ठीक है, उसका पूर्ण रूप से वो फुली जानकार नहीं होता। कौन, एक जो कॉमन मैन होता है। तो आपको कहना पड़ेगा यहां पर कन्वर्स्ड। ये पूरा का पूरा वोकैब बेस पर है आपका, ठीक है। एग्जाम में पिछले पूरे आप देखोगे 2019 और 18 के यदि आप पेपर देखते हो तो उनके अंदर एसएससी में पूछा, जो भी पूछे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में जनरली वोकैब से ही पूछे हैं आपके क्वेश्चंस। कुछ प्रेपोजिशन से जरूर बनते हैं, प्रेपोजिशन और आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन जरूर बनाए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वोकैब बेस पर ही है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा इसमें आपका कन्वर्स्ड। तो जितना हो सके आप बैंक पीओ के और आप पुराने जो एसएससी के पेपर्स हैं उनके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। ये बहुत आपके क्लॉज टेस्ट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो क्या कहोगे, कन्वर्स्ड, ठीक है, आपको कहना पड़ेगा कन्वर्स्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मॉडर्न इंडिया हैज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन
and itself on being a secular country. अब आप कह रहे कि मॉडर्न जो इंडिया है उस वो क्या है, उनके पास क्या हैज, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, हैज या मेन वर्ब का काम करिए, ए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। आपके मॉडर्न इंडिया के पास में एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, संविधान है उनके पास, एंड इटसेल्फ ऑन बीइंग अ सेक्युलर कंट्री। और एक सेक्युलर कंट्री बनने होने पर उसे क्या है, उसे क्या है, प्राइड्स, उसे गर्व है, उसे ह्यूमिलिएट्स, उसे अपमानित महसूस हो रहा है, शाई, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या आपने कह दिया क्या, डिसग्रेसेस, मतलब वो कलंकित हैं। ऑब्वियसली आपको क्या कहना पड़ेगा, प्राइड्स। आपके अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, सेंटेंस के ऊपर नहीं थोप सकते। ध्यान रखना, सेंटेंस जो बनता है वो नेचुरल होता है। तो आप यदि ऐसा आप सोचो कि यार ये तो सेक्युलर सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष देश है तो ये हमारे लिए सही नहीं है, मान लो ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन आप सेंटेंस के अंदर जो नेचर के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनता है वही आपको मानना पड़ेगा। और आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा प्राइड्स। प्राइड का आपको पता होना चाहिए, जब मैन वर्ब के रूप में आता है तो वो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जब उनके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आगे ऑब्जेक्ट वैसे भी नहीं दे रखा और आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर दे ही रखा है, आपको क्या कहना पड़ेगा, प्राइड्स। ठीक है ना। तो आपको मॉडर्न इंडिया हैज ए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्राइड्स इटसेल्फ ऑन बीइंग ए सेक्युलर कंट्री। आप कह रहे हो कि जो वर्तमान भारत जो है वो एक कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, वर्तमान भारत के पास क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, और ऐसा संविधान रखने पर वो क्या है, बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करता है, उसे अपने संविधान पर गर्व है। ठीक है ना। तो आपको कहना पड़ेगा प्राइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी नहीं लिखी होगी भाई एग्जाम में, ठीक है ना, यहां मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी लिख रखी है, एग्जाम में हिंदी नहीं देगा। देखो सेंटेंस है आपका इम्प्रूवमेंट से, देखो एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल बिफोर 30th मई। सेंटेंस आपसे कह रहा है कि एप्लीकेशन आर टू बी सेंट। अब आपने क्या कर दिया, टू के साथ बी और बी के साथ वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लिखी है। आपको पता होना चाहिए कि टू इन्फिनेटिव का जो एक्टिव फॉर्म और टू इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म। सेंट आपने वर्ब लिखी, सेंट आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आपकी सेकंड या थर्ड फॉर्म सेंट होती है। फर्स्ट फॉर्म आपकी सेंड होती है, पहली फॉर्म सेंड होती है, सेकंड वाली फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टू के साथ आप सेकंड फॉर्म तो लिखते नहीं है, तो आपने यहां पर थर्ड फॉर्म लगा दी, और थर्ड फॉर्म क्या है यहां पर, ऑब्वियसली पैसिव वॉइस में है। टू के साथ बी और बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस होता है। आपको पता होना चाहिए जब टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, टू इन्फिनेटिव जैसे मान लो टू है, टू के बाद आपने लिख दिया टेक। अब इस सेंटेंस, इस टू इन्फिनेटिव के सिंपल फॉर्मेट का जब हमें पैसिव बनाना होता है तो टू बी और बी के साथ हमें टेक की कौन सी वाली फॉर्म लेनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो बी के साथ थर्ड फॉर्म जब लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। क्लियर है। तो इसी तरीके से यदि हम परफेक्ट फॉर्मेट की बात करें तो टू के साथ परफेक्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। टू के साथ हैज और हैड का इस्तेमाल नहीं होता, हैव लगाते हैं। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, टू हैव, और आप कहोगे बीन, और बीन के साथ आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरीके से आपके इंडेफिनेट और आपके परफेक्ट फॉर्मेट का इस तरह पैसिव वॉइस आपका बनता है। अब क्या होता है कि टू इन्फिनेटिव मान लो एक्टिव वॉइस दे रखा होता है, जैसे मान लो आपने लिख दिया टू प्ले, और टू प्ले, और टू प्ले के बाद मान लो इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है क्रिकेट। अब ये तो क्या है, एक्टिव फॉर्म है। यदि इसी सेंटेंस को, इसी को आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है तो पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। अब इसी को जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे तो आपको टू इन्फिनेटिव जो फॉर्म है वो आपको पैसिव रखनी पड़ेगी, और टू बी और टू बी के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लेड लिखना पड़ेगा। एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में अंतर ये होता है कि आपने कह दिया सेंटेंस में, जैसे आपने कहा सेंटेंस की आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आप कह रहे हो कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। अब आपने सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे, ठीक है ना, तो खैर इसका तो आपको यही बनाना पड़ेगा, आई वॉन्ट क्रिकेट टू बी प्लेड, ठीक है ना।
इसमें तो आपको आई वॉन्ट एज इट इज लिखना पड़ेगा, लेकिन आपने क्या करोगे कि क्रिकेट को आपको टू इन्फिनेटिव से पहले लिखना पड़ेगा। तो जब भी टू इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टू इन्फिनेटिव से पहले लेना पड़ेगा, और पहले लेते ही आगे क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को पैसिव वॉइस रखना पड़ेगा। तो यदि आपने टू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है उसको वापस आपने टू इन्फिनेटिव से पहले लिया तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा, टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस रखना पड़ेगा। तो आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो आपको कहना पड़ेगा आई वॉन्ट क्रिकेट टू बी प्लेड बाय मी। इस तरीके से इसका क्या बना दोगे, पैसिव वॉइस बना दोगे। बाय मी ऑप्शनल है, यहाँ नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टू इन्फिनेटिव का आपने क्या बनाया है, पैसिव वॉइस बनाया है कि क्रिकेट टू बी प्लेड। क्लियर है। तो इसी सेंटेंस को यदि हम देखें तो यहां सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट। तो यहां पर टू बी सेंट का मतलब हो गया कि टू इन्फिनेटिव का आपने पैसिव वॉइस बनाया और एप्लीकेशंस को ही तो भेजना पड़ेगा। अब ऐसा तो आप कह नहीं सकते एप्लीकेशंस आर टू सेंट, टू सेंड, ऐसा हम कह नहीं सकते क्योंकि एप्लीकेशंस को तो भेजना पड़ेगा। तो सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस पैसिव वॉइस होना ही चाहिए कि एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट, एप्लीकेशन भेजा जाना था, ठीक है। कहां, प्रिंसिपल को, कब, 30 मई से पहले प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन है वो भेजा जाना था। तो टू बी सेंट भेजना एप्लीकेशंस को था, तो सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव वॉइस। तो टू बी सेंट आपने लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अब देखो इसकी जगह विल बी सेंड, बी के साथ आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, बी के साथ आपको थर्ड फॉर्म रखनी पड़ेगी। या तो आईएनजी फॉर्म रखते हैं या थर्ड फॉर्म रखते हैं। आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, थर्ड फॉर्म रखोगे तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। आर सेंडिंग टू, यदि आर सेंडिंग टू कहोगे तो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, और एक्टिव वॉइस कहोगे तो अब एप्लीकेशंस प्रिंसिपल को कहीं थोड़ी भेज रहे हैं, प्रिंसिपल को तो एप्लीकेशन को भेजा जा रहा है ना। तो सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव वॉइस। आप एप्लीकेशंस को भेज रहे हैं तो आपको पैसिव वॉइस कहना पड़ेगा। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत बन जाएगा। आपने कह दिया कि वर बीइंग सेंड टू, वर बीइंग और बीइंग कहोगे तो बीइंग के बाद सेंड नहीं, आपको सेंट कहना पड़ेगा, तब जाके वो आपका कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है। क्योंकि बी वर्ब के साथ आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, सेंट आपको लिखना पड़ता है जब वो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। आपको पता करना हो कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म है और कौन सी आपकी सेकंड फॉर्म है, तो आप ये देखें कि आप उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दो। जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। एक आपने सेंड कह दिया, एक आपने सेंट कह दिया, मान लो ये तो खैर हालांकि आपको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी वर्ब है, लेकिन पता करना हो तो आप इस तरीके से आईएनजी वाली फॉर्म लगाओ। सेंडिंग होता है कि सेंटिंग होता है, आपको पता है सेंटिंग नहीं सेंडिंग होता है, तो सेंटिंग तो गलत ही हो गया। तो ये सेंडिंग, आप सेंड आपकी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म फर्स्ट पे लगती है, सेकंड या थर्ड फॉर्म पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, तो सेंट आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ये तो ऑप्शन गलत होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस अपने आप में ही करेक्ट है, ठीक है ना। तो टू इन्फिनेटिव का यहाँ पैसिव वॉइस लिखा हुआ है टू बी सेंट, एकदम सही है सेंटेंस, एक करेक्ट सेंटेंस आपका बन रहा है, ठीक है। चलिए इसमें पैसिव वॉइस है सेंटेंस के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। यहां देखो, यहां लिखा हुआ है स्टॉप्ड टू लाफ। अब स्टॉप के बाद में आपने टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है। क्या होता है कि जब आप कोई भी स्टॉप वर्ड, स्टॉप के बाद दोनों लगते हैं। आप जब स्टॉप यूज करते हो, स्टॉप के बाद टू इन्फिनेटिव भी यूज करते हैं, जैसे स्टॉप टू टॉक आप इस तरीके भी कह सकते हैं, और स्टॉप के बाद में आप इस तरीके से जिरंड का इस्तेमाल भी करते हैं। स्टॉप के बाद में जिरंड का इस्तेमाल भी किया जाता है और टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी किया जाता है। फर्क ये होता है कि एक एक्टिविटी आप आगे करने के लिए स्टॉप हो रहे हो और एक में आप जो काम चल रहा है उसको स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने सेंटेंस इस तरह लिखा, सेंटेंस आपने लिखा कि आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर, टॉक के बाद टू आता है, आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर, और एक आपने कह दिया आई स्टॉप्ड टू टॉक टू हर। देखो, एक तो आप कह रहे हो कि आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर, दूसरे में कह रहे हो आई स्टॉप्ड टू टॉक टू हर। यहां जो आप जिरंड का इस्तेमाल करते हो, जिरंड का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम जो पहले से चल रहा था और चलते हुए काम को आपने क्या किया है, रोका है।
इसका मतलब है कि मैंने उससे बात करना बंद कर दी। मीन्स आप काफी टाइम से उससे बात कर रहे थे और जो बात कर रहे थे वो आपने रोक ली, ठीक है ना। तो आपने कह दिया कि मैंने उससे बात करना बंद कर दी, तो आपको कहना पड़ेगा आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर, कि मैंने उससे बात करना बंद कर दी। लेकिन यदि मान लो आपने स्टॉप के बाद टू इन्फिनेटिव लगा रहे हो, टू इन्फिनेटिव आगे होने वाली एक्टिविटी को बताता है। इसका मतलब है कि आपने जैसे बोला कि आप कहीं आ रहे थे रास्ते में और आप कहीं पर रुक गए, तो आपने पूछा उससे, आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि तू वहां क्यों रुक गया था, तो आप कह रहे कि आई स्टॉप्ड टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करने के लिए रुका था, मैं उससे बात करने के लिए रुका था। मतलब पहले आप चल रहे थे, आप वहां पर रुके किस लिए, क्योंकि आप उससे बात करना चाहते थे। तो आप कह रहे हो कि मैं उससे बात करने के लिए रुका, मतलब आप रुके थे किस लिए, कि आप उससे बात कर पाओ। तो मैं उससे बात करने के लिए रुका, इसका मतलब है मैंने उससे बात करना बंद कर दी, और इसका मतलब है मैं उससे बात करने के लिए रुका। मीन्स टू इन्फिनेटिव जब लगाते हो तो उसका एक्शन होता है आगे आने वाली एक्टिविटी के लिए, और जिरंड लगाते हैं इसका मतलब जारी है, कोई चीज चल रही है उसको स्टॉप किया है। तो चलते हुए काम को स्टॉप करना आप जिरंड लगाओगे स्टॉप के बाद, और यदि आप रुक रहे हो आगे कोई काम करने के लिए तो आपको आगे टू इन्फिनेटिव लगाना पड़ता है। तो स्टॉप के बाद टू इन्फिनेटिव भी आता है और स्टॉप के बाद में जिरंड का इस्तेमाल भी होता है। तो अब इस सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग देखो क्या कहना चाह रहा है, दे स्टॉप्ड टू लाफ, आप कह रहे कि वो हंसने के लिए रुके। कैसे, एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लासरूम, आपके जैसे ही टीचर ने क्लासरूम में आए तो वो हंसने के लिए रुक गए। अरे वो हंसने के लिए नहीं रुके, उन्होंने हंसना बंद कर दिया। तो दे स्टॉप्ड टॉकिंग कहना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ स्टॉप लाफ तो खैर बेयर इन्फिनेटिव लगता नहीं है, स्टॉप के बाद आपको जिरंड कहनी पड़ेगी। तो दे स्टॉप्ड लाफिंग, ठीक है ना। आपने स्टॉप लाफिंग, तो स्टॉप तो प्रेजेंट हो गया, आप सेंटेंस पूरा पास्ट में जा रहा है तो प्रेजेंट तो हम कह नहीं सकते, आपको पास्ट ही कहना पड़ेगा, स्टॉप्ड लाफिंग। तो दे स्टॉप्ड लाफिंग एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लासरूम। आपको पता है एंटर के बाद में इनटू का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, एंटर द क्लासरूम नहीं कह सकते, ठीक है। एंटर जब हम फिजिकली किसी भी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो आप इनटू का इस्तेमाल एंटर के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। कम इनटू जरूर होता है, ठीक है, लेकिन एंटर इनटू नहीं करते। यहाँ मेंटली इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, इनटू एन एग्रीमेंट, इनटू अ डील आप कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वहां कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं कहोगे। तो दे स्टॉप्ड लाफिंग एज सून, ठीक है ना। एज सुन एज का नियम आपको जानते हो कि उसके बाद में आप क्या फ्यूचर वगैरह ऐसे टेंस आप यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर पास्ट है वो लगा रखा है, ठीक है। पास्ट और पास्ट सेंटेंस का कोलोकेशन वैसे ही बन रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ आएगा स्टॉप लाफिंग, तो चलते हुए काम को रोका है उन्होंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका सेंटेंस। तो इस तरीके से आपके वोकैब ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो 2 स्पॉटिंग एरर, 2 आपके फिल इन द ब्लैंक्स और 2 ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। 6 क्वेश्चंस है आपके टोटल, आपके 12 मार्क्स के होते हैं, और एक एक्टिव वॉइस का, एक आपका कौन सा एक्टिव पैसिव से, और एक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन आपके वहां और बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला वोकैब से क्वेश्चंस क्या बन रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पहला, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। आप अगर ऐसा घुमक्कड़, ऐसा मलंग जो होता है, ऐसा आवारा जो बंदा होता है, ठीक है ना, बंजारा जो होता है, वो क्या करता है, सेटल्ड घर जिसके पास में नहीं होता है, और वो क्या करता है, ठीक है, और ना ही उसके पास रेगुलर वर्क होता है, वो क्या करता है, ठीक है। हु वेंडर्स, वेंडर का मतलब होता है इधर उधर जाना, घूमने के लिए जाना। वेंडर का, इसको वेंडर भी कह सकते हो, वेंडर मतलब बंजारा होता है, आप वेंडर की जगह वेंडर भी का नाउन के रूप में आप इसकी जगह वेंडर, ठीक है। वेंडर, वेंडर का मतलब भी होता है ऐसा कोई बंदा जो क्या करता है, घुमक्कड़ है, ठीक है। तो क्या कहोगे, देखो इसकी जगह वैग्रेंट कहोगे, आइटिनरेंट कहोगे, माइग्रेंट कहोगे, या ट्रॉन्ट कहोगे, ठीक है। ट्रॉन्ट का मतलब तो वो मतलब बंक करके चले जाता, क्लास वगैरह को बंक करके चला जाता है, ठीक है, कॉलेज स्कूल वगैरह से भागने वाला होता है, उसे हम ट्रॉन्ट कहते हैं। तो ट्रॉन्ट तो तुरंत भाग जाना होता है, बंक करना होता है क्लासेस वगैरह को, तो बंक करने वाला होता है, क्लासेस को बंक करने वाला होता है। माइग्रेंट होता है कौन सा, माइग्रेंट वो जो देश छोड़ के गया है, लेकिन आगे की स्टडी के लिए, या मान लो आगे जॉब करने के लिए अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह गया है, या अपने स्टेट को छोड़ के, या अपने कोई भी जो आपकी जगह है उसको छोड़ के कहीं बाहर गया है। माइग्रेंट कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, ओके। आप छोटे जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया तो भी माइग्रेंट आपका होगा, माइग्रेशन मिलता है ना आपको,
ठीक है ना, वो माइग्रेंट होता है। तो यहाँ माइग्रेंट का मतलब नहीं बनेगा। आइटिनरेंट वो होता है, आइटिनरेंट भी आपका घुमक्कड़ होता है, लेकिन वो जो योजना के लिए योजना बनाकर जाता है। बंदा अपना जॉब करता है, सब कुछ सेटल्ड, उसका घर वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन अब कुछ टाइमिंग के लिए क्या आइटिनरी बनाता है और घूमने जाता है। आइटिनरी मतलब घूमने के लिए जो सूची बनाता है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। जिससे मान लो आपको इंडियन है और मान लो यूरोप के टूर पर जाता है, तो मान लो 15 दिन की वो आइटिनरी बनाता है। तो ऐसा बंदा जो योजना बना करके घूमने के लिए जाता है, तो ऐसे बंदे को आइटिनरेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि जिसके पास कोई घर नहीं है, बंजारा है, वैसे ही है, मलंग है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैग्रेंट कहेंगे। तो वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, बंजारा, मलंग। ठीक है, मूवी आई थी ना मलंग अभी कुछ टाइम पहले, तो आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा वैग्रेंट। तो ये हालांकि सभी का मतलब भी यही होता है कि जो घुमक्कड़ है, तो घुमक्कड़ होते हैं उस अर्थ में आता है। ट्रॉन्ट का मतलब घुमक्कड़ नहीं होता, बाकी इन तीनों का मतलब ही घुमक्कड़ होता है। वेंडरर आप इस वैग्रेंट के अर्थ में ही आता है। ठीक है, नोमैडिक भी कह सकते हो, नोमैडिक भी ऐसा ही होता है। नोमैडिक भी नोमैड या नोमैडिक जो पर्सन होता है, नोमैड्स, वो भी इसी तरीके के घुमक्कड़ होते हैं। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, आपके बीती बातों पर चिंतन करना। ठीक है ना, आपके पास्ट टाइमिंग के ऊपर क्या करते हो आप, उसके ऊपर सोचते हो। तो आप कह रहे हो द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, बीती बातों पर चिंतन करना, तो क्या कहोगे, रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो ऑब्वियसली जो बीती हुई चीज है उसके ऊपर, स्पेक्शन करना जांच करने के अर्थ में कहता ही है। इंस्पेक्शन जांच करना, तो इंस्पेक्शन तो खैर बनेगा नहीं। ठीक है, सर्कमस्पेक्शन चौकन्नापन होता है। सर्कमस्पेक्शन मतलब अपने सर्किल के अंदर स्पेक्शन रखता है, मतलब आप कहते हो चौकन्नापन रहता है। क्या रहता है, चौकन्नापन। इंट्रोस्पेक्शन होता है अंतर, आप कह रहे हो कि आत्मचिंतन होता है, उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन आत्मचिंतन होता है, सर्कमस्पेक्शन चौकन्नापन होता है। एक सर्कम लोकेशन होता है। सर्कम लोकेशन का मतलब होता है क्या, जो घुमा फिरा करके बात नहीं करके, घुमा फिरा के बात कहता है, उसे कहते हैं सर्कम लोकेशन कहना। लोकेशन के ऊपर नहीं, घुमा फिरा कर गई बात, ठीक है, राउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग, उसे कहते हैं सर्कम लोकेशन। और ये सर्कमस्पेक्शन होता है चौकन्नापन। तो इंस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन नहीं, बल्कि इसका क्या बनेगा, रेट्रोस्पेक्शन। तो रेट्रोस्पेक्शन होता है क्या, बीती हुई बातों पर चिंतन करना। तो इंस्पेक्शन मतलब जांच होती है, रेट्रोस्पेक्शन बीती बातों पर चिंतन करना होता है। सर्कमस्पेक्शन चौकन्नापन होता है, अपने सर्किल में इंस्पेक्शन रखने वाला। इंट्रोस्पेक्शन आत्मचिंतन होता है। ठीक है, और एक सर्कम लोकेशन का मतलब होता है कि वो घुमा फिरा करके बात करता है, राउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग के अर्थ में आता है। तो यहाँ ये वर्ड बनेगा कौन सा, रेट्रोस्पेक्शन। मींस क्या होता है, बीती हुई बातों पर चिंतन करना। ठीक है ना, ओके, तो उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। ठीक है ना, एक कहावत है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। ठीक है, उसको क्या, वो इडियोमेटिक फ्रेज में, वो इडियोमेटिक फ्रेज में नहीं, वो आपका प्रोवर्ब्स के रूप में आता है। उसे लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। ठीक है, लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लई, जो हो गया उस वो हो गया। ठीक है ना, आगे तो क्या कोई लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। ठीक है ना, तो लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स मतलब जो हो गया उसको जो हो गया। ठीक है ना, जो आगे की है वो सुध लेनी है, तो आप कह दोगे क्या, कि लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स, आपने कह दिया। वन से मिनट, सॉरी, देखो, हाँ, तो कौन सा वर्ड है आपका, रेट्रोस्पेक्शन, मतलब हो गया बीती बातों का चिंतन करना। और लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स का मतलब क्या होता है, कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जो हो गया सो हो गया। ठीक है ना, उसको छोड़ो और उससे कुछ सीख लो और आगे बढ़ो। ठीक है ना, और आगे क्या होना है उसके ऊपर बात करो, तो उसे कहते हैं लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है आपका द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इडियम है आपकी, देखो क्या है, कि वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फ्रॉम आर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है इन द रनिंग
सेंस में आता है, चुनाव लड़ने के अर्थ में आता है। जो चुनाव लड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन द रनिंग कहा जाता है। तो कंटेस्टिंग द सीट, टीचिंग योगा, गिवन स्पीचेस या जॉगिंग एवरीडे। आप ऑब्वियसली आपको क्या कहना पड़े यहाँ पर, कंटेस्टिंग द सीट, सीट के लिए लड़ना होता है। तो इन द रनिंग का मतलब होता है चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव में कैंडिडेट बनने के अर्थ में आता है इन द रनिंग, ठीक है ना। तो नाउ क्या कहोगे, वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग, ठीक है ना। इन द रनिंग का मतलब है कि वो इस समय लड़ रहा है, किसमें, चुनाव में वो अभी खड़ा हुआ है, ठीक है। चलो अगला देख, अगली ईडियम क्या है आपकी, ऑन टेंटर हुक्स। बहुत पूछे जाने वाली ईडियम है आपकी। ऑन टेंटर हुक्स मतलब बेचैनी होती है, एंजाइटी कहते हैं, या आप एंक्सियस कह सकते हो। अनहैप्पी, एंग्री या हैप्पी तो कह नहीं सकते, क्या कहना पड़ेगा, एंक्सियस, ठीक है ना। तो एंक्सियस का मतलब हो गया कि वो बेचैन है। तो ऑन टेंटर हुक्स, कल लास्ट में हमने ऑल अगोग पढ़ी थी, वो अमेज्ड के अर्थ में आता है, आश्चर्यचकित के अर्थ में। और ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है क्या, एंजाइटी, या आप एंक्सियस हो, आप बिल्कुल ही बेचैन हो, परेशान हो, ठीक है, तब उसे कहते हैं एंक्सियस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, देखिए, लेथल। लेथल का मतलब होता है घातक कोई चीज होती है, जानलेवा कोई चीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेथल कहते हैं। तो क्या कहोगे, हार्मलेस कहोगे, हार्मलेस तो एंटोनिम्स बन जाएगा इसका, हेल्दी, हेल्दी भी एंटोनिम्स बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कोई बनेगा नहीं। फैटल, फैटल मतलब घातक होता ही है, फैटल मतलब जानलेवा होता है, घातक, फैटल का मतलब भी घातक होता है, क्या होता है, घातक, तो फैटल, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, फैटल। लेथल, या आप इसे कह सकते हो फैटल कह सकते हो। तो ये इसका सिनोनिम्स बनेगा आपका। चलो नेक्स्ट वर्ड, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट मतलब होता है टाल मटोल करना होता है। प्रोक्रास्टिनेट मतलब होता है आगे की ओर आपने टाल मटोल कर दिया, ठीक है ना, उसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट। तो आपने कह दिया वर्ड प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है कि टाल मटोल। तो क्या कहोगे, डाइवर्ट कहोगे, डिसीव कहोगे। डिसीव तो धोखा देना होता है, डाइवर्ट अपने वहां से मोड़ देना किसी को, ठीक है ना। डिबेस मतलब गुणवत्ता या महत्व कम करना, उसे डिबेस कहा जाता है, अपने बेस को ही कम कर दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, डिले करना। तो डिले करना, पोस्टपोन करना क्या कहलाएगा, प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है ना। तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब हो गया कि डिले कर रहे हो आप, तो सिनोनिम्स क्या बनेगा, डिले। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका वर्ड, सेवेंट। सेवेंट आपके एंटोनिम पूछ रहा है कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। सेवेंट मतलब जो आपका कौन सा वैज्ञानिक होता है या विद्वान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेवेंट कहते हैं। तो क्या कहोगे, अमेच्योर, ऑब्वियसली अमेच्योर आपका एंटोनिम्स बन सकता है। अकेडमिक, अकेडमिक तो विद्वान होता है, जो टीचर वगैरह होते हैं। पंडित, या आपने एग हेड, एग हेड बुद्धिमान को, एग हेड भी बहुत पूछा जाता है वर्ड आपका, बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ाकू बंदे के लिए एग हेड बोला जाता है, ठीक है। तो एग हेड, ठीक है। तो कौन सा वर्ड बनेगा इसमें, अमेच्योर। अमेच्योर मतलब नौसी क्या है, न्यू बाई है, अभी नया नया है, ठीक है। तो आप क्या कह दिया आपने, अमेच्योर। तो सेवेंथ। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्वेंडर। स्क्वेंडर आपको पता है कि धन या पैसा, समय वगैरह को बर्बाद करना कहते हैं, उसके स्क्वेंडर कहते हैं, स्क्वेंडर मनी होता है ना। ओके, तो अगला वर्ड है आपका कौन सा, फ्रीबॉल। फ्रीबॉल मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, उसके होता है फ्री बॉल। फ्री, इधर उधर फालतू में फ्री में घूमता रहता है, फ्री बॉल कहोगे, मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं उसे फ्री बॉल कहते हैं, ठीक है। ओके, डिसिपेट मतलब गायब हो जाना कहीं से, उसे कहते हैं डिसिपेट करना। होल्ड इकट्ठा करना चीज़ों को होता है, जमा करना अपने पास में। और एक्सपेंड खर्च करना होता है। तो ऑब्वियसली क्या कहना पड़ेगा, होल्ड कहना पड़ेगा। होल्ड का मतलब अपने पास में पैसा को होल्ड करना, चीज़ों को अपने पास बनाए रखना, तो क्या कहोगे, होल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका कौन सा, देखो, एक्वेंटेंस जानकार के अर्थ में आता है, एक्वेंटेंस जानकार के अर्थ में आएगा। एक्वेंटेंस की स्पेलिंग में क्या होता है, देखो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए सी, फिर आपको क्यू आएगा तो यू तो आएगा ही, ठीक है ना, एक्वा कहना पड़ेगा, फिर आपको कहना पड़ेगा इन, एक्वा इन, और टेंस में टी ए एन सी ई होता है, एक्वा इंटेंस, टेंस में टी ए एन सी ई करोगे तो एक्वा इंटेंस, ये आपकी इसकी स्पेलिंग होती है। एक्वेंटेंस आपका जानकार जो होता है, आपका परिचित जो होता है, एक्वेंटेंस मतलब आपका जानकार होता है, जानकार या जो आपका परिचित होता है उस अर्थ में। ये एक्वेंटेंस आपका वर्ड हो गया, क्वाडेंसेंस आपका वर्ड हो गया, ठीक है ना। ये बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में आता रहता है। तो देखो इस स्पेलिंग को देखिएगा, एक्वा ए नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया एक्वेंटेंस।
एक्वा ए है, इसमें इन भी आ रहा है, और टेंस आपका TENCE गलत हो गया यहाँ पर। एक्वा UA आ रहा है, इन आ रहा है, और टेंस यहाँ ये करेक्ट है, और एक्वा ए नहीं है इसमें, और टेंस में भी ई कर दिया। तो आपका कौन सा बन रहा है सेंटेंस में वर्ड? आपका थर्ड सही है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है कि ACQU, फिर आपको ए और इन टेंस, एक्वा इन टेंस, ठीक है ना। तो ACQUA इन और टेंस लगाते हैं। एक्वा इन टेंस आपका जानकार होता है, परिचित होता है, ठीक है ना। सब जो मतलब आपका कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं है आपका, वैसे जानकार है, वो क्या है आपका? सिर्फ जानकार है, परिचित है आपसे, ठीक है ना। चलिए उसे कहते हैं एक्वेंटेंस। अगला देखो वर्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखना है आपको कि सिलेंडर की स्पेलिंग क्या है। जनरली हम सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर। देखो तो क्या सिलेंडर की स्पेलिंग में क्या होता है? पहले CY लिखते हैं, फिर LIN लिखते हैं, सिलेंड, ठीक है ना। ना कि LEN होता है सिलेंड, और फिर आपको कहना है DER, CY LIN और DER, सिलेंडर, ठीक है ना। तो सिलेंडर, सिलेंडर तो कौन सा है? देखो CY LIN और DR करेक्ट बैठ रहा है फर्स्ट वन। CY LEN DER, LEN गलत होगा, सिलेंडर ये तो गलत है, SCY LN लैंडर गलत हो गया। तो क्या कहना पड़ेगा? सिलेंडर। तो CY LIN और DER होता है सिलेंडर, ठीक है ना, घरों में होता ही है ना। चलिए देखो नेक्स्ट आपका वर्ड है पैसिव फॉर्म का। देखो सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखिए पैसिव का मैं अलग से एक्टिव पैसिव और इनकी अलग से क्लासेस बना दूंगा, आपके वीडियोस आ जाएंगे। देखो women like men to flatter them, women like men to flatter them, ठीक है ना। महिलाएं उन लोगों को पसंद करती हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं। women like men to flatter them। अब इसमें क्या कि women like का तो इस तरीके से पैसिव हम बना नहीं सकते, men are liked तो आप कह नहीं सकते, ठीक है ना, वो तो गलत हो जाएगा। अब women like को तो सेम एज इट इज रखना पड़ेगा, women like ये तो सेम रहेगा। अब आपको टू इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना पड़ेगा। अब टू फ्लैटर them कौन? them और women तो सेम हो गया, तो इसको तो आपको यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा। तो women like अब क्या करना पड़ेगा? पैसिव बनाना पड़ेगा। पैसिव कैसे बनाओगे? टू इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? टू बी फ्लैटर्ड इसमें भी है, टू बी फ्लैटर्ड इसमें भी है, टू बी फ्लैटर्ड इस ऑप्शन में भी है, और टू बी फ्लैटर्ड इस ऑप्शन में भी है। पैसिव तो आपने चारों में बना रखा है, लेकिन इसमें तो आपने कह दिया विमेन लाइक का लाइक तो हम कर नहीं सकते, ये तो सेकंड फॉर्म बना दिया। आपको फर्स्ट फॉर्म ही रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें पैसिव तो बनाया नहीं। अब विमेन लाइक एज इट इज रहेगा और टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ठीक है। अब आपने दे लाइक, दे कौन? दे की जगह तो विमेन रखना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। अब विमेन आर लाइक्ड ये भी गलत हो गया, इसका पैसिव नहीं बनाएंगे, टू बी फ्लैटर का पैसिव बनाना पड़ेगा। तो पैसिव बनेगा विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ठीक है ना। विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, इसका मतलब हो गया कि क्या महिलाएं पुरुषों के द्वारा चापलूसी करवाना पसंद करती है। तो women like to be flattered by men। तो टू इन्फिनेटिव का पैसिव बनेगा यहाँ पर to be flattered, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आपको कहना पड़ेगा women like to be flattered by men। जैसे मान लो आपने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया, जैसे आपने सेंटेंस कह दिया कि I want you to buy a car। आपने सेंटेंस कह दिया I want you to buy a car, मैं चाहता हूं कि तू एक कार खरीद। I want you to buy a car। तो इसका पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना पड़ेगा? I want तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा, I want। अब टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? a car है, तो I want a car। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। अब टू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे तो टू इन्फिनेटिव मस्ट बी इन पैसिव वॉइस। तो आप कह दोगे सेंटेंस में कि आई वांट अ कार टू बी बॉट बाय यू। तो इस टू इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है आपका यू, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा बाय यू। तो आई वांट अ कार टू बी बॉट बाय यू, ठीक है। तो आई वांट को आपने एज इट इज लिखा है, उसी तरीके से यहां पे आपने क्या लिखा था? विमेन लाइक को एज इट इज रखना पड़ेगा, और यहां पर मैन टू फ्लैटर देम, देम और वुमेन तो सेम हो गया, तो आपने लिख दिया आई लाइक क्या विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, आपने पैसिव वॉइस बना दिया, और बाय मैन आपने लिख दिया। चलो
अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं आपका इनडायरेक्ट स्पीच से। सेंटेंस कह रहा है कि आई डोंट नो द आंसर, डू यू, सी आस्क्ड। सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग से है, क्वेश्चन टैग से है, तो क्वेश्चन टैग का जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो आस्क और इफ से तो बनाना ही पड़ेगा। आस्क आ गया और आस्क और इफ तो आपको रखना ही पड़ेगा। आस्क के साथ दैट आता नहीं है तो ऑप्शन गलत हो गया। सेड दैट वाला ऑप्शन यहाँ पे बनेगा नहीं और टोल्ड दैट यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गए, तो 3 तो ऑप्शन ही गलत हो गए, ये सी और डी 3 ऑप्शन गलत हो गए। एक ही ऑप्शन आपका बन रहा है, कौन सा, पहला। इसके अकॉर्डिंग पहला बन रहा है। अब देखो आपका सेंटेंस कि सी आस्क मी। अब सेंटेंस कह रहा है कि आई डोंट नो द आंसर, डू यू। आप कहोगे मैं इसका आंसर नहीं जानते, क्या तुम जानते हो, ठीक है ना। सी से आस्क, तो आप कहोगे सी आस्क मी, ठीक है। डू यू लिखा हुआ तो आपने यहाँ पर टैग है तो आपको मी तो रखना ही पड़ेगा। तो सी आस्क मी, आपने फिर क्या लगाया, इफ लगा दिया कंजंक्शन के रूप में। अब आपने आई को किस में, आई को आई डोंट नो द आंसर, डू यू, सी आस्क, तो सी आस्क मी, इफ लगा दिया। इफ के बाद में अब यू के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई, और नो का जो डोंट नो है तो आपको पास्ट हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या होगा, न्यू हो जाएगा। और द आंसर, न्यू द आंसर, फिर आपके विच सी डिडंट, ठीक। आप विच सी डिडंट आप नहीं लिखते हो तो भी चल जाता है, आप सीधा इतना भी बना सकते थे कि सी आस्क मी इफ आई न्यू द आंसर, तब भी बन जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो सी आस्क मी इफ आई न्यू द आंसर विच सी डिडंट। अब विच सी डिडंट आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी आपका सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाता। यहाँ पर आप ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को आपको यहाँ हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो आपको रिपीट वापस कह दिया क्या, विच सी डिडंट। अब उसको रिपीट करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। आप इतना भी कह सकते थे सी आस्क मी इफ आई न्यू द आंसर, ठीक है ना, तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट बनता। विच सी डिडंट आप लिखें तो भी ठीक है और नहीं लिखें तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए इस तरीके, जैसे मान लो आपने इसको बाद में लिखा है, इसको पहले लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं। जैसे मान लो इस सेंटेंस का आपने ऐसे लिख दिया कि सी सैड, ठीक है, सी सैड, और आगे सेंटेंस कह रहा है कि आई डोंट नो द आंसर। अब ये सेंटेंस है, ठीक है, आई नो द आंसर। अब आपने कह दिया डू यू, अब आपको डू यू कहना पड़ेगा, डोंट यू तो कह नहीं सकते। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग है, जब क्वेश्चन टैग आता है सेंटेंस में तो आस्क तो आपको कहना ही पड़ेगा, सी आस्क। अब कह किससे रही है, यू से कह रही है, तो आपको आस्क, यू कौन हुआ, मैं, तो आपको कहना पड़ेगा क्या, सी आस्क मी आपने लगा दिया। फिर आपने क्या किया, कंजंक्शन जोड़ दिया इफ। इफ के बाद में अब आपने आई लिखा है तो आई को किसके अकॉर्डिंग आपको, किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो आपने क्या कह दिया, आई, तो सी आस्क मी, ठीक है, इफ आई, देखो, और आपने डोंट नो की जगह क्या लिख दोगे, न्यू, इफ आई न्यू द आंसर, इफ आई न्यू द आंसर, क्योंकि आप यहां सेंटेंस कह रहा है कि आई डोंट नो द आंसर, इसका मतलब वो आंसर नहीं जानती थी, ठीक है ना। तो सी आस्क मी इफ आई न्यू द आंसर, ठीक है, इतना लिखोगे तो भी सही आ जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जगह आप ऐसा भी कह सकते हो, आगे लिखना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो विच सी डिडंट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे नहीं पता था, वो जो नहीं जानती थी, क्या मैं जानता था। तो सी आस्क मी इफ आई न्यू द आंसर विच सी डिडंट। यहां एक बात ध्यान देना कि यहां जो आई लिखा हुआ है, यदि हम दूसरे सेंटेंस इनडायरेक्ट वाले चेंज करते हैं तो वहां पर आई को हमें फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग यहां पे आपको सी लिखना होता, तब जाके वो सेंटेंस सही बनता। लेकिन यहां पर हम सी नहीं रखेंगे क्योंकि यहां सेंटेंस में रिप्लाई कौन कर रहा है, आई ही रिप्लाई कर रहा है। तो डोंट यू मतलब कौन हुआ, आई हुआ, तो वो रिप्लाई करेगा, तो आपको यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको आपके इनडायरेक्ट वाले टॉपिक में। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आई कैन स्टैंड हियर। सेंटेंस आपका पैराजंबर्ड से है, ओके, पैराजंबर्ड का सेंटेंस है, ओके। यहाँ 3 जंबर्ड नहीं है, ज्यादा है भैया, ठीक है, 4 जंबर्ड,
सेंटेंसेस है, देखो, आई कैंट स्टैंड हियर एंड प्रॉमिस दैट योर फ्यूचर पाथ इज गोइंग टू बी वंडरफुल। टू के साथ में एडजेक्टिव लगाना होता है, बी वर्ब लगानी होती है, बात ध्यान देना। फर्स्ट कह दिया, यहां पर फर्स्ट दे रखा है और लास्ट दे रखा है, इसका मतलब पहला और आखिरी, ये तो दोनों आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये बीच वाले 4 सेंटेंस है, इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या अरेंज करोगे, देखो सेंटेंस कह रहा है आई कैन स्टैंड हियर एंड प्रॉमिस दैट योर फ्यूचर पाथ इज गोइंग टू बी वंडरफुल। आप कह रहे हो कि मैं ये वादा नहीं कर सकता, ठीक है, कि तुम्हारा जो आगे का जो रास्ता है, तुम्हारे फ्यूचर का भविष्य जो है तुम्हारा, वो बहुत ही वंडरफुल होगा। वॉट एवर वन फील्स लाइक डूइंग टूडे इज सेट अप एज मोरल, ये तो आप कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ से सीधा सेंटेंस आपका इस सेंस में नहीं जाएगा। पीपल डोंट इवन प्रिटेंड टू केयर अबाउट वॉट इज राइट, ये भी नहीं कह पाएंगे यहाँ पे। instead it might be very difficult because our time is different than other areas, other eras in human history। obviously यहाँ पर क्या कर, initially it might be very difficult, ये चीज किसको फॉलो कर रही है, फर्स्ट वाले को फॉलो कर रही है। यहाँ सेंटेंस कह रहा है आई कैन, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि तुम्हारा आगे का जीवन जो है वो बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। इसकी बजाय क्या होगा, इसके बजाय इट माइट बी डिफिकल्ट, इसके बजाय ये डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज आवर टाइम इज डिफरेंट देन सम अदर एराज इन ह्यूमन हिस्ट्री। आप कह रहे हो कि जो मानव इतिहास के जितने भी आपके काल हुए हैं उनसे जो क्या है कि ये बड़ा डिफरेंट, यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए था, डिफरेंट देन की जगह डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए था। डिफरेंट देन का इस्तेमाल होता है अमेरिकन इंग्लिश में, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश के रूप में लिखा, आपको यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में होना चाहिए था। तो इंस्टेड इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आवर टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम सम अदर एराज इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास के जो पुराने जो दूसरे जो काल हैं, दूसरे दिन काल रहे हैं, उनमें उनसे क्या रहा है, ये डिफरेंट रहा है। तो आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा इट माइट बी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट को कौन फॉलो कर रहा है, आर फॉलो कर रहा है। अब आर किस में आ रहा है, आर तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें सेकंड वाले में। अब देखो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग बाकी सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, उसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है तो आपका सेंटेंस सही बना। आर के बाद क्या ले रहा है, ये क्यू ले रहा है। क्या इसके बाद वापस रहेगा क्यू, कि पीपल डोंट इवन प्रिटेंड टू केयर अबाउट व्हाट इज राइट। आप कह रहे कि लोग हैं वो ये बहाना नहीं करते, प्रिटेंड नहीं करते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पीपल डोंट इवन प्रिटेंड टू केयर अबाउट व्हाट इज राइट, ठीक है। क्यू के बाद क्या कह रहा है, पी कह रहा है वॉट एवर वन फील्स लाइक डूइंग टूडे इज सेट अप एज मॉरल। जो कुछ भी आज वो कर रहे हैं वो एक एज ए मॉडल के रूप में वो स्थापित कर रहे हैं उसको, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, P और S ले रहा है। इफ़ यू लुक अराउंड यू कैन सी दैट टाइटल बाय लिटिल बाय लिटिल इट्स अ पाथ लीडिंग टू आर डिस्ट्रक्शन। आप कह रहे हो ये ऑब्वियसली कंक्लूजन की ओर जा रहा है। आप यदि आप अपने चारों तरफ देखें तो आप ये पाओगे कि धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे क्या है, इट्स अ पाथ लीडिंग टू आर डिस्ट्रक्शन। ये धीरे धीरे हमारा जो पथ है वो क्या है, बर्बादी की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। आई एम अफ्रेड दैट दिस लेगेसी ऑफ फ्रीडम इज फेसिंग एन अनसर्टन फ्यूचर। आप कह रहे कि मुझे डर है कि जो हमें आज़ादी की जो फ्रीडम जो लेगेसी हमें मिली हुई है, ठीक है ना, ये एक दिन जा कर के क्या होगी, ख़त्म होगी फ्यूचर के अंदर। जो अभी हमारा फ्यूचर क्या है, हमें अनसर्टनिटी की ओर जा रहे हैं। तो ये एंडिंग पॉइंट आपका रहेगा और ये कंक्लूजन पार्ट है। तो ऐसा आपको एंडिंग में रखना ही पड़ेगा क्योंकि कंक्लूजन पार्ट आपका बन रहा है। तो ऐसे यदि एंडिंग में रखोगे और आर स्टार्ट में रखोगे, एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आपको ऑप्शन से ही करना पड़ता है, या ऑप्शंस आपको बाकी ऑप्शंस आप ले नहीं सकते। पी को पहले रखा नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाएगा। क्यू को यदि हम रखेंगे तो आपको वापस इसका फॉलो अप नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन गलत है। तो क्या बनेगा, पी क्यू आर क्यू पी एस, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग एक बार पढ़ के देख लो। आई कैन स्टैंड here and promise that your future path is going to be wonderful. Instead, it might be very difficult because our time is different from some other eras in human history. ठीक है ना। और फिर आपको लेना पड़ेगा people don't even pretend to care about what is right. ठीक है ना। Whatever one feels like doing today is set up as moral. If you look around, you can see that little by little
It's a path leading to our destruction. I'm afraid that this legacy of freedom is facing an uncertain future. ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक भी यदि आपको हिंट मिलता है कि इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट जुड़ेगा, तो आपको पहले ही सीधा ही आंसर आपको मिल जाता है। ज़्यादा पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको पता है जब आप पूरा मतलब पूरा उसका हिंदी अर्थ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा ही सेंटेंस के बीच सेंटेंस आया, उसी के अकॉर्डिंग आप बढ़ो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस कह रहा है कि देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग एट द पार्टी, आई टू वॉर अ ब्रांड न्यू गोल्ड जैकेट। मैंने भी एक पहना था, तो आपको पहले कहना पड़ेगा कुछ। माई ब्लैक लेदर शूज वर शाइनिंग, इट मैच्ड वेल विद माई न्यू पेयर ऑफ फेडेड स्टोन वॉश्ड पैंट्स। फिर आप कह रहे हो कि everybody had put on new colorful clothes, they had been polished, they had been polished। पॉलिश आपने किसको किया है? ब्लैक शूज को पॉलिश किया है, तो आखिरी क्यू होगा। आखिरी क्यू होगा मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब देखो पहला एस वैसे भी हो रहा है, इनमें भी एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, तो पहला एस होगा। पहला एस कैसे? देखो आप कह रहे कि देयर वाज अ लार्ज गैदरिंग एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारी भीड़ थी। फिर आप कह रहे हो इसके बाद क्या आएगा कि एवरीबडी हैड पुट ऑन न्यू कलरफुल क्लॉथ्स, हर किसी ने क्या है नए कपड़े वो पहने थे। उसके बाद क्या बनेगा? पी बनेगा। आई टू वॉर अ ब्रांड न्यू गोल्ड जैकेट, आपके मैंने भी क्या एक नया जैकेट पहना था। उसके बाद क्या कहोगे? इट, उसके बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या आ रहेगा? फिर आर कहोगे क्या कि इट मैच्ड वेल विद माई न्यू पेयर ऑफ फेडेड स्टोन वॉश्ड पैंट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? आर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? आर। और आर के बाद वापस आपका कौन सा बन रहा है? आर और आर के बाद क्या बनेगा? क्यू बनेगा। ठीक है ना, आर और क्यू, तो एस पी आर क्यू बनना चाहिए। क्या बनेगा? एस पी आर क्यू। तो यहां बनेगा सेंटेंस देखो कि देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग एट द पार्टी। फिर आपको कहना पड़ेगा कि एवरीबडी हैड पुट ऑन न्यू कलरफुल क्लॉथ्स, आपका ऐसा जाएगा। उसके बाद आप पी कहोगे आई टू वोर अ ब्रांड न्यू जैकेट। उसके बाद आप क्या कहोगे कि इट जैकेट को ही आपने क्या कि जैकेट है, और जैकेट के बाद आपने कह दिया इट मैच हो रहा था जैकेट किसके साथ में कि माई पेयर ऑफ फेडेड स्टोन वॉश्ड, एक पैंट से जो स्टोन वॉश्ड पैंट है उससे वो क्या कर रहा है? मैच हो रहा है। ठीक है ना, एक फेडेड है, स्टोन वॉश्ड है, उसको वो पैंट से उससे वो मेल खा रहा है। और फिर आप कह रहे हो यहाँ पर क्या? माई ब्लैक लेदर शूज वर शाइनिंग, वो शाइनिंग हो रहे थे। क्यों? क्योंकि दे हैव बीन पॉलिश्ड। तो ऑब्वियसली एंड में स्टार्ट एस एंड क्यू और बीच में पी आर। ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठीक है ना, बहुत सरल है ये तो, खैर खास कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल एक आसान सा आपका कौन सा पैरा जम्बल्ड है। देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट और लास्ट उसमें दे रखा था। आप देखो क्लास टेस्ट मेजर आपकी चीज़ है, वो है क्लास टेस्ट। चेक देखते हैं क्या है। पहले क्लास टेस्ट को पहले पढ़ें, पूरा का पूरा एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट इन इंडिया but it's used extensively in country. India comes second on the list of countries most English English speakers, albeit not as the first language. English is more than any single Indian language. It has managed to the entire world. देखो क्या कहोगे आप सेंटेंस के अंदर। पहला ही सेंटेंस बन रहा है इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट इन इंडिया। आप कह रहे कि अंग्रेजी वो भाषा है जिसका भारत के अंदर क्या नहीं हुआ है? क्रिएशन नहीं हुआ है। क्रिएशन तो आप बनाते हो किसी चीज़ को, ये हुआ ना डेवलप ज़रूर हुई है, लेकिन डेवलप नहीं हुई है तो आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। ठीक है, डेराइव के साथ फ्रॉम आता है, डेराइव के साथ तो फ्रॉम आता है, डेराइव फ्रॉम है, तो ये तो कोई आंसर नहीं बनेगा आपका यहाँ पर। तो ओरिजिनेटेड, आपको क्या कहना पड़ेगा? ओरिजिनेटेड। ओरिजिनेटेड का मतलब है कि वहाँ से उत्पन्न हुई है। आपके इंडिया इज़ नॉट ए लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ठीक है ना, आप कह रहे हो कि इंग्लिश को ऐसी भाषा नहीं है जो भारत में उत्पन्न हुई है। ठीक है ना, भारत में उत्पन्न नहीं होने वाली भाषा है, तो आप कहोगे क्या? ओरिजिनेटेड
ठीक है। फिर आप कह रहे हो सेंटेंस में, तो आपने यहाँ पे क्या कह दिया, इंडिया इज नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन 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 आपको इन इन अ कंट्री, एन कंट्री आएगा नहीं, अ कंट्री, वन कंट्री, तो वन कंट्री तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको द कंट्री कहना पड़ेगा, तो आर टी का द लगा दोगे, इन द कंट्री। तो आप कहोगे कि बट इट्स यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द कंट्री। आप कह रहे हो कि इंग्लिश जो है वो भारत में उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन भारत में व्यापक रूप से वो क्या हो रही है, बोली जा रही है, व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल है वो हुआ है। ठीक है ना। इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट स्पीकर्स। आप कह रहे हो कि ज़्यादातर इंग्लिश बोलने वाले जो देश हैं उनके बीच में इंडिया जो है वो आपके सेकंड पोजीशन पे आ रही है। ठीक है ना। तो इंडिया टेक्स, आपको सेकंड पोजीशन आप कहना चाह रहे हो, तो इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है ना। कंट्रीज फ्रॉम मोस्ट पीपल स्पीकर्स कहोगे, अमंग मोस्ट पीपल स्पीकर्स कहोगे, या बाई मोस्ट पीपल स्पीकर्स कहोगे, या विद मोस्ट पीपल स्पीकर्स कहोगे। तो आपको यहाँ कहना पड़ेगा कंट्रीज मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, अल्बेट, आगे सेंटेंस को देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, अल्बेट नॉट एज, अल्बेट मतलब अल्दो होता है, अल्बेट का मतलब ही होता है अल्दो, अल्बेट एक कंजंक्शन होता है, अल्बेट का मतलब भी होता है, अल्बेट का मतलब होता है अल्दो, यद्यपि। ठीक है ना। मतलब होता है हालांकि कह दो, यद्यपि कह दो, हालांकि कह दो या यद्यपि कहते हैं, यद्यपि। अल्बेट, अल्बेट मतलब अल्दो समझो आप, तो अल्बेट मतलब अल्दो होता है, अल्दो नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज। आप कह रहे हो कि भारत के अंदर इंडिया जो इंग्लिश जो है वो पहली लैंग्वेज की तरह नहीं आती, वो सेकंड लैंग्वेज की तरह मानी जाती है। ठीक है ना। और वो सेकंड पोजीशन पे आती है कहाँ पर, किसमें, विद द इंग्लिश स्पीकर। तो विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स आपको कहना पड़ेगा, या अमंग नहीं, आपको विद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सेंटेंस में कि इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, अल्बेट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज। वो पहली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है ना। हालांकि वो पहली लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में आती है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर वो कौन सी आती है, सेकंड आती है। तो विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स आपको कहना पड़ेगा। आगे देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, इंग्लिश इज मोर देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। आपके इंग्लिश जो है किसी भी दूसरी भारतीय भाषा से क्या है, ज़्यादा प्रीवेलेंट है, फ्रिक्वेंटेड है, फ्रिक्वेंटेड तो कोई मतलब ही नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव विस्तृत है, कॉम्प्रहेंसिव कोई विस्तृत तो है नहीं, ठीक है ना, या एक्सटेंडेड कोई बड़ी हुई चीज़ है, तो यहाँ एक्सटेंडेड भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, प्रीवेलेंट कहोगे। प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट मतलब होता है सर्वाधिक चीज़ें व्यापक जो होती हैं, ज़्यादा फैली हुई चीज़ें, तो प्रीवेलेंट। तो इंग्लिश इज़ मोर प्रीवेलेंट दैन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। अब किसी भी भारतीय भाषा से इंग्लिश जो है वो ज़्यादा विस्तार से व्यापक रूप से फैली हुई है, तो आपको प्रीवेलेंट कहना पड़ेगा। फिर आगे क्या कह रहा है सेंटेंस कि इट हैज़ मैनेज्ड टू परवेड द एंटायर वर्ल्ड, परसुएड द एंटायर वर्ल्ड, परसुएड का तो मतलब होता है राजी करना, तो इस अर्थ में तो आएगा नहीं। इन्वेड होता है विरोध करके भगाना, हमला करके भगाना, या किसी को हमला करने के अर्थ में आता है प्रिवेड, या सेचुरेट कहोगे। ऑब्वियसली यहाँ पर सेचुरेट वर्ड को सेचुरेट नहीं करता है, सेचुरेट तो भिगो देना होता है, तो भिगोने के अर्थ में या गीला करने के अर्थ में आता है सेचुरेटेड। तो आपको यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, परवेड कहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कह दिया कि इट हैज़ मैनेज टू परवेड। ठीक है ना। मतलब परवेड का मतलब चारों तरफ कोई चीज़ छा जाती है, उसे आप कहते हो सर्वत्र फैल जाती है। इट हैज़ मैनेज टू परवेड द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में वो क्या है, वो फैल चुकी है, पूरी फैली हुई है। तो यहाँ उस अर्थ में आपको पूरे छाने के अर्थ में आपको परवेड कहना पड़ेगा। तो पूरा क्लॉज टेस्ट आपका बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये तो, खैर पूरा ही सरल है। तो इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ठीक है। आपका इंग्लिश वह भाषाएं जो भारत में उत्पन्न तो नहीं हुआ, बट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द कंट्री, लेकिन वो देश के अंदर व्यापक रूप से क्या है, फैली हुई है, व्यापक रूप से यूज़ हो रही है। इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, अल्बेट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज। आपके हालांकि वो पहली लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज आती है फर्स्ट पोजीशन सेकंड, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर वो सेकंड है, वो आती है इनके बीच में। फिर आप कह रहे हो कि इंग्लिश इज मोर, क्या कहोगे, देन एनी अदर सिंगल लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज मोर क्या है,
prevalent. तो English is more prevalent than any single Indian language. It has managed to pervade the entire world. ठीक है, सरल थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अब हाँ, इन ये जरूर है कि इन वर्ड्स के आपको अर्थ पता होने चाहिए, तभी आप इनका यूज़ कर पाओगे. ठीक है, तो क्लॉज टेस्ट मिक्स में होता है, आपके ग्रामर का, वोकैब का, सबका आपका टेस्ट होता है. तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल और आपका टेस्ट यहाँ पर भी बनता है. क्लियर है? चलो ओके, तो ये थे आपके आज के जो 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है ना? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.